हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज की वीडियो में हम नीट 2025 के लिए पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम इन दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी में एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करवा सकता है, या एनसीईआरटी के ऐसे कौन से टॉपिक्स है, या एनसीईआरटी कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नीट 2025 में आपसे एज इट इज पूछे जा सकते हैं, वो सारे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मिस्टेक मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वो सारी आपको अलग से एक कॉपी में नोट कर लेनी है और एग्जाम से पहले उसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट आज के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन। बट उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर के काफी स्टूडेंट्स को डाउट है कि पी ब्लॉक एलिमेंट नई एनसीईआरटी से तो हट गया है, तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, इसमें एक तो आपसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, अदर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर है, एक तो ये पूछे जा सकते हैं। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके ऑर्डर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग के जो टॉपिक है, एक तो इंट्रोडक्शन, फिर आपके पी ब्लॉक के एनसीईआरटी में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये पहले तीन टॉपिक आपको हर फैमिली के करने हैं, ठीक, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो मैं आज टेस्ट सॉल्यूशन के थ्रू आपको करा दूंगा। बाकी जो होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आज नहीं कवर हो पाता, वो आगे हम मेजर टेस्ट के थ्रू कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट के सॉल्यूशन, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले हमेशा की तरह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे जो रिवीजन के लिए आप नोट कर सकते हो। 2nd, 6th, 7th, 8th, 10th, 12th, 15th, 16th, 18th, 20th, 21st, 27th, 29th, 33rd, 35th, 36th, 37th, 38th, 42nd एंड 48th क्वेश्चन। देखो मैं एक बात आपको जरूर बोलता हूं कि भाई जब भी आप टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखें, उससे पहले प्लीज एक बार टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। आपके भले ही कितने ही मार्क्स आए, 180 में से आपके 20 आए, 30 आए, 40 आए, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप एग्जाम में क्या मिस्टेक कर सकते हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जब आप वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको ज्यादा चीजें याद रहती है। इसलिए पहले हमेशा टेस्ट अटेम्प्ट करो, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखो। अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, आप डिवाइस क्लासेस ऐप पे केयर टेस्ट सीरीज में ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर रिवीजन टेस्ट और लास्ट में होंगे मेजर टेस्ट। साथ में मैं इनके वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूं। वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको ये बताता हूं कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किसी टेस्ट पेपर को 3 अटेम्प्ट में करने के लिए कौन से क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में करना होता है, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है, एनसीईआरटी के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सिखाता हूं। तो टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखें। जिन बच्चों ने केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, वो बीवाइज ऐप डाउनलोड करके केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, करें फिर टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। देखो भाई, गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 64, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो यहां पे क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि n+l रूल के अकॉर्डिंग लिखो। n+l रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ns से n सब सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबसे पहले ns में, उसके बाद n-2f में जाते हैं, फिर n-1 d में, और फिर np में। अब ये z = 64 कौन से पीरियड का एलिमेंट है, काउंट करो। वही 1 से 2 आएंगे फर्स्ट में, 3 से 10 आएंगे सेकंड में, 11 से 18 आएंगे थर्ड में, और 19 से 36 आएंगे फोर्थ में, 37 से 54 आएंगे आपके फिफ्थ में,
और 55 से स्टार्ट करके 86 तक आएंगे 6 में। तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 6th पीरियड का एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो आप n इक्वल टू 6 पुट करोगे तो 6s में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 4f में आएगा, फिर 5d में आएगा, फिर 6p में आएगा। ये ऑर्डर भी एक बार एग्जामिनर पूछ सकता है, पूछ चुका है कि इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा या इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आपके 5वें पीरियड में लास्ट इनर्ट गैस है कौन सा? जिनोन। जिनोन में 54 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो 54 तो ये हो गए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 6s में जाएगा, देन 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में। तो सबसे पहले अब 6s में गया 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 56। अभी भी कितना बच गया? 64 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो किस में जाना चाहिए? 4f में जाना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्सेप्शनली यहां पे 4f7 कॉन्फ़िगरेशन आएगा और 5d1 आएगा, क्योंकि 4f7 और 4f14, f7 और f14 जो कॉन्फ़िगरेशन है एक बार रिपीट होते हैं। कभी भी f8 कॉन्फ़िगरेशन हमारे लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड में नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखना, f8 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो ये आ गया आपका आंसर। कौन सा होगा? देखो कैसे लिख रखा है इसने, 4f7 5d1 6s2। लिखने का स्टाइल तो यही होगा जो इसने लिखा है। तो आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते थे। देखो मुझे टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस आपको सिखाया है, ताकि किसी बच्चे को नहीं आता हो वो भी सीख जाए। लेकिन एक बार जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वो सीधा यहां से स्टार्ट करेगा, और इसमें मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। जिस क्वेश्चन में अपने को 30 से 40 सेकंड लगे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना होता है। 50 से 60 सेकंड, अराउंड 1 मिनट का टाइम लगे वो हम सेकंड अटेम्प्ट में करते हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर 2 मिनट 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगे उसको हम थर्ड अटेम्प्ट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। KMnO4 देखो नीट 2025 में आ सकता है, लिख लो इसमें सबसे पहले, नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, है ना। KMnO4 act as an oxidizing agent in alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to. देखो KMnO4 की यहाँ पे MnO4 माइनस जब न्यूट्रल मीडियम में I माइनस के साथ रिएक्ट करता है तो MnO4 माइनस में Mn है +7 में, न्यूट्रल मीडियम में किस में चला जाएगा? न्यूट्रल या एल्कलाइन कहते हैं इसको, न्यूट्रल बोल दो, न्यूट्रल और एल्कलाइन बोलते हैं इसको, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम। ठीक, तो Mn किस में चला जाता है ऐसे केस में? +4 में। तो यहां बनेगा MnO2, साथ में ये OH माइनस बन जाएगा और I माइनस जाएगा IO3 माइनस में। अब रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग आपको मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक, बैलेंसिंग कहां सीखेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन में सीखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? IO3 माइनस, आंसर इज 3। जिस बच्चे ने NCERT अच्छे से पढ़ा होगा वो भी इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता है। देखो मैं एक बार आपको NCERT में दिखा देता हूं कैसे आपकी ये रिएक्शंस है। आपने NCERT पढ़ा होगा, ये NCERT में हम आएंगे KMnO4 पे। अगर आप चाहें तो अपनी NCERT ओपन कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिखवा दूंगा आपको सब। ठीक, ये देखो भाई कहां है हमारा D&F ब्लॉक के कंपाउंड्स, KMnO4, ये आ गया K2Cr27, ये KMnO4 है। यहां से KMnO4 का प्रिपरेशन है। कैसे प्रिपरेशन करते हैं? MnO2 के साथ MnO2 को KOH के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, K2MnO4 बन जाएगा। फिर K2MnO4 एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा? KMnO4 बनाता है। या आप एक काम कर सकते हो, MnO2 को फ्यूज करेंगे। फ्यूज करना मतलब उसको मेल्ट करते हैं, है ना, फ्यूज विद KOH। किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है? एयर की प्रेजेंस में या KNO3 की प्रेजेंस में। तो यह मैग्नेट आयन बन जाएगा। मैग्नेट आयन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो MnO4 माइनस बन जाएगा। अब इसके बाद आगे आ जाओ, यहां पे अगर हम बात करें ये लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं वो मेथड दे रखा है। ठीक, ये पढ़ लेना, Mn2 + H2O8 2 माइनस वाटर के प्रेजेंस में MnO4 माइनस बनाएगा और सल्फेट आयन बन जाएगा। ठीक, KMnO4 के ऑक्सीडेशन से K2MnO4 और MnO2 + O2 बनता है। ये आपके आज एक टेस्ट में क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट इधर आ जाओ। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ने कहां दे रखी है? देखो ये दे रखी है, जो MnO4 माइनस है रेड्यूस होगा एसिडिक मीडियम में
+2 में जाएगा और क्या करेगा, ऑक्जेलेट को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट में और I- को I2 में। किस में बात कर रहे हैं, ये एसिडिक मीडियम के ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात कर रहे हैं। ये इनकी डिटेल्ड रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे MnO4- ये एसिडिक मीडियम, ये आपका न्यूट्रल मीडियम है और ये आपका बेसिक मीडियम है। ठीक, ये सारी रिएक्शंस दे रखी है। अब ये जो बैलेंसिंग इसने दे रखी है आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हम कहां पे कर लेंगे, ये सब हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। फिर ये अल्कलाइन मीडियम की दे रखी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। MnO4- I- को IO3- में ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ पे MnO4- थायोसल्फेट आयन को सल्फेट आयन में और खुद Mn2 प्लस को MnO2 में। ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट है, पर मैग्नेटिक टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसैटिस्फैक्टरी सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। देखो एसिडिक मीडियम अगर यूज करना है तो हम HCl यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि HCl को Cl- को MnO4- क्या कर देगा, Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, फिर वो वहां पे एसिडिक मीडियम का काम नहीं कर पाएगा। जो आपने मीडियम लिया है MnO4 उसी के साथ रिएक्शन करने लग जाता है, इसलिए यूज नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, नेक्स्ट अब देखो मैं बता भी देता हूं आपको, MnO4- इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है ना, इसलिए बता रहा हूं। ठीक, ये देखो यहां पे क्या करता है, ये पहला एसिडिक मीडियम में, एक सेकेंड एक काम करते हैं, सीधी रिएक्शन लिख देते हैं ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि अब हम भाई सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास टाइम कम है। H+ की प्रेजेंस में किस में जाएगा, एसिडिक मीडियम में Mn2+ में जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। ठीक, नेक्स्ट MnO4- न्यूट्रल और अल्कलाइन, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम लिख के दे दे आपको, अल्कलाइन मीडियम। इसमें क्या करेगा, इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके, नहीं सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन लेके, Mn+7 में है, MnO2 में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। MnO4- है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके बेसिक मीडियम में किस में जाता है, बेसिक मीडियम में MnO4- में जाता है। ठीक, यहां पे MnO4- पर्पल होता है, MnO4- ये आपका डार्क ग्रीन कलर्ड कंपाउंड है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में MnO4- क्या करेगा, MnO4- 5 इलेक्ट्रॉन लेके खुद जाएगा Mn2+ में, और बाकी जो भी इसको टकरे, जैसे I- आ गया, I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, वही Fe2+ को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्जेलेट को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक, ऐसे याद करने होते हैं। सर बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बैलेंसिंग मैं आपको रेडॉक्स में सिखाऊंगा। ठीक, और बहुत आसान होती है बैलेंसिंग में, कोई दिक्कत नहीं है रेडॉक्स पढ़ने के बाद, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक, और थायोसल्फेट को ये ऑक्सीडाइज करता है किसमें, सल्फेट आयन में, और Mn2+ को ऑक्सीडाइज करता है MnO2 में। ठीक, ये हो गया, ये एसिडिक मीडियम वाली थी। अब न्यूट्रल वाली पे आ जाओ। न्यूट्रल में क्या करेगा, न्यूट्रल में MnO4- खुद जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में, न्यूट्रल या अल्कलाइन, ये जाएगा MnO2 में, और यहां I- को ऑक्सीडाइज कर देगा IO3- में। और 2 रिएक्शन और थी, कौन सी थी वो ही मैं आपको रिवाइज कराता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार यहां से क्वेश्चन आएगा, इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। थायोसल्फेट को सल्फेट में अच्छा ये वाली रिएक्शन यहां थी, यहां नहीं थी। ठीक ठीक, तो वहां सल्फाइड को सल्फेट में था एसिडिक मीडियम में। ठीक, और Mn2+ को MnO2 में, ये भी वहां था। एक सेकंड, मैंने 2 रिएक्शन ऊपर गलत लिख दी, सॉरी भाई, ये मैंने उस वाली लिख दी आपकी। यहां पे आप इन रिएक्शन को सुधारो, ये वाली तो आएगी इसमें नेक्स्ट में आपके। यहां लिखो सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फाइड को सल्फर में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में। ये थी, ये बाई मिस्टेक लिख दी है ना। अब I- को IO3- में, किसमें, न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में, और थायोसल्फेट को सल्फेट में, और एक और थी आपकी Mn2+ को MnO2 में। बस ये रिएक्शन याद कर लो, बैलेंसिंग में आपको सिखा दूंगा। किसी को नोट करना है आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी आपको लिखवाया है।
आपको सिर्फ ये कन्वर्जन याद होने चाहिए, बाकी बैलेंसिंग आपको मन जैसा बताया रेडॉक्स में सीख जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ जाओ। अब अच्छा क्वेश्चन था दूसरा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट X in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन 3d5 है। देखो इसका X+3 का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d5। यार एक बात बताओ, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 18 + 5 23, तो X में कितने रहे होंगे, X3+ के पास अगर 23 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा ये, X में, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 इज 3d9 whereas that of copper +1 is 3d10, which of the following is correct। देखो कॉपर 2+ जो है वो 3d9 होता है, जबकि कॉपर +1 जो है वो 3d10 होता है। फिर भी एक्वस मीडियम में कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी और जब भी हम कुछ मेजर करते हैं ना एक्वस मीडियम में ही मेजर करते हैं, स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम किसकी ज्यादा होगी, कॉपर 2+ की ज्यादा होगी। किससे, बोलो, कॉपर +1 से। ठीक, क्यों, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ये नीट एग्जाम में आ चुका है और ऑलरेडी मैं आपको नोट्स में भी लिखवा चुका हूं, कर लेंगे भाई। तो कॉपर 2+ आयन का साइज छोटा है, चार्ज बाई रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आंसर इज 1। ये भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन है। असर्शन, क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्स्ट्रा स्टेबल एलिमेंट्स इन 3d सीरीज। ये बोल रहा है क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम में कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, बिल्कुल सही है। कॉपर में 3d10 4s1, ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू क्या रीजन होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का, पहला एक्सचेंज एंथैल्पी, जो हमने कहां पे पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे। और दूसरा रीजन क्या है इसका, ये मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, एनसीईआरटी में क्लास में भी आपको कई बार पढ़ाया है, एक्सचेंज एंथैल्पी, और दूसरा रीजन होता है सिमिट्री। तो बताओ, अब देखो पहला वो एक्स्ट्रा, इनकी स्टेबिलिटी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। पहला असर्शन सही है, हाफ एंड कंप्लीटली फील्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, बिल्कुल सही है। रीजन भी मैंने बता दिया क्यों। अब देखो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। आंसर इज 1। ठीक, ये आपका फर्स्ट टाइम में कर लोगे, ये भी है ना, कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, रियल में तो ये आपका डी एंड एफ ब्लॉक का है भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है, इफ सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑफ ऑरेंज कलर, ये लाइन भी सही है। ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो K2Cr2 है वो ऑरेंज कलर का होता है। क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वस मीडियम डिपेंडिंग अपॉन pH, बिल्कुल सही है। देखो दिस इज क्रोमेट एंड दिस इज डाइक्रोमेट। ठीक, अगर आप एसिडिक मीडियम रखेंगे तो क्या बनेगा, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा pH को बढ़ा देंगे, बेसिक मीडियम कर देंगे, तो ये क्रोमेट बन जाएगा। दिस इज क्रोमेट एंड दिस इज डाइक्रोमेट। ठीक, ये सही है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज डिफरेंट। नहीं, ये रॉन्ग है, दोनों में क्रोमियम की +6 होती है, ये इसने रॉन्ग लिख दिया। समझे कि नहीं समझे, तो कौन सा आंसर आएगा, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। आंसर इज 3। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कर लेंगे ना भैया ऐसे आप, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे हो जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखो
एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे ऑक्साइड्स में बात की जाती है भाई, जैसे मान लीजिए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट ले ले, MnO है, Mn2O3 है, MnO4 है, Mn2O7 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इसके कारण क्या होगा भाई, उसका साइज घटेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहां पे आयनिक कैरेक्टर घटेगा, ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा। ठीक, तो घटता है, तो ये क्या बन रहा है, एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ Mn2O7 इज ए कोवलेंट ग्रीन सॉलिड। बिल्कुल ये कोवलेंट ग्रीन होता है, ये कोवलेंट ग्रीन सॉलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, इन कोवलेंट ग्रीन ऑयल, सॉलिड नहीं ऑयल, which possesses predominantly acidic character and it gives HMnO4। ये एसिडिक होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और अगर आप Mn2O7 में पानी डाल के देखेंगे तो पर मैग्निक एसिड के 2 मोल बन जाएंगे, ये बन गया 2HMnO4। दिस इज कॉल्ड पर मैग्निक एसिड। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। V2O5 इज एम्फोटेरिक, इट गिव्स VO4 3- एज वेल एज VO2 प्लस सोल्ट्स। देखो भाई, ये बात सही है। V2O5 क्या होता है, V2O5 एम्फोटेरिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन करे। तो V2O5 एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और V2O5 बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा इट विल बिहेव एज बेस, एंड व्हेन इट रिएक्ट विद बेस इट विल बिहेव एज एसिड। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेस का काम करेगा और ये सोल्ट बनाएगा VO4 3- टाइप। ठीक, VO4 3- टाइप। और जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये सोल्ट नहीं बनाएगा, कैटायन बनाएगा। इसमें बेस के साथ कैटायन बनाता है VO2 प्लस टाइप। और बेस के साथ जब ये एसिड का काम करता है तब ये एनायन बनाएगा क्या, VO4 3-। कैसे याद करते हैं, जब एसिड का काम करेगा एनायन बनाएगा, बेस का काम करेगा कैटायन बनाएगा। देखो, बेस के साथ रिएक्शन करते टाइम ये एसिड का काम करेगा और एसिड क्या देते हैं सोल्ट में, एनायन देते हैं। बेस क्या देते हैं, कैटायन देते हैं। ऐसे याद कर लो ना, NaOH प्लस HCl क्या है, ये बेस है और ये एसिड है। तो जब दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे NaCl बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस से क्या आया, ये Na प्लस कहां से आया, बेस से आया। Cl माइनस कहां से आया, एसिड से। तो जब इसने एसिड का काम किया एनायन बनाया, बेस का काम किया तो एसिड बनाया, कैटायन बनाया। ठीक, समझे, ये भी सही है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नेक्स्ट, और दोनों में याद रखना कि यहाँ पे VO2 प्लस आएगा या VO4 2- आएगा, VO4 3- आएगा, वो ऐसे याद रखते हैं। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +5 है, कैटायन और एनायन में भी +5 रहेगी। नेक्स्ट, CRO इज बेसिक व्हाइल Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। बिल्कुल सही है, CRO बेसिक होता है, Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, और इससे आगे जो CrO3 होता है +6 में, ये एसिडिक होता है। एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, ये भी सही है। ऑल करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल करेक्ट। नीट 2025 में आएगा, ठीक है भाई, नीट 2025 में आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लगभग सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि हर स्टेटमेंट पे आपको डाउट हो सकता है। कर लो जल्दी से, आंसर इसका 1 आ जाएगा। जो भी डाउट है आपको नोट कर लो, फिर आराम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, कर लिया आपने नोट। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट 4 स्टेटमेंट एज इट इज आ सकती है। ये एग्जामिनर यहां से इनका मैच द कॉलम बना के आपसे पूछ सकता है कि CRO, Cr2O3 और CrO3 ये कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक, कौन सा एम्फोटेरिक, इस टाइप से आ सकता है। यहाँ पे ये V2O5 एम्फोटेरिक नेचर होती है, तो ये बेस के जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ये खुद बेस का काम करते हुए कैटायन बनाएगा सोल्ट में, और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा एसिड का काम करते हुए एनायन बनाएगा। ठीक, और ये आपसे पूछ सकता है इनका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, अलग अलग भी पूछ सकता है चारों स्टेटमेंट से, लेकिन आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अब आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनॉइड आर शोन बाय। भाई देखो, जो एक्टेनॉइड्स होते हैं ना, एक्टेनॉइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है
वो +3 होती है। क्या होती है? +3 होती है, लाइक लैंथेनॉइड्स। ठीक, बट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स। देखो भाई, यहां पे 7s के इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, फिर 6d के जाएंगे, और 6d और 5f में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, इसलिए 6d के साथ साथ 5f के ऑर्बिटल्स भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्टिनोइड मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये समझ में आया आपको? अब बात करते हैं यहां पे नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो है, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ये दो एक्टिनोइड ऐसे हैं जो हाईएस्ट यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे इन केस ऑफ एक्टिनोइड। एक्टिनोइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7। कौन शो करेंगे? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इनकी एक्टिनोइड में हाईएस्ट है, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है +8, जो कि ओस्मियम और रुथेनियम के द्वारा शो की जाती है, पहले भी हम पीरियोडिक टेबल में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, इसके बाद देखो, अब नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, देखो इनकी होती है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लेकिन थोरियम ऐसा एलिमेंट है जो ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या करता है? ओनली +4 शो करेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनोइड डज नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आंसर विल बी थोरियम। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ओनली +4। इसके अलावा इसके लास्ट के जो एलिमेंट है, आप कैसे याद करते हो एक्टिनोइड को? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, ये एक स्टेटमेंट। फिर इसके बाद हम क्या बोलते हैं? कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ये जो लास्ट के स्टेटमेंट के एलिमेंट हमने याद किए हैं, वो क्या करते हैं? वो भी ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैं लिखवा देता हूं आपको, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ये क्या करेंगे? ओनली +3। इनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? ओनली +3। ये भी आपको याद करना है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कर दोगे। 3 ही पॉइंट है याद करने के। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन थोरियम ओनली +4 शो करता है। ठीक, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम की हाईएस्ट है +7, और कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, ये लास्ट के 6 एलिमेंट क्या करते हैं? ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी में इनकी टेबल वगैरह भी चेक करा देता हूं। ये तो आपके लैंथेनोइड की है, ठीक, और लैंथेनोइड के बाद ये है आपके एक्टिनोइड्स की। एक्टिनोइड कहां गए? एक्टिनोइड की टेबल ये रही। देखो ध्यान से देखो, जो थोरियम है, थोरियम आपका ओनली +3 शो कर रहा है। आप चाहे तो अपनी एनसीईआरटी में ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। थोरियम की ओनली +4 है। इसको मत देखना, एक्टिनियम तो क्या है? ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। फिर इसके बाद देखो, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम की हाईएस्ट है +7, और ये ऐसे एलिमेंट है जो ओनली +3 शो करते हैं, लास्ट के 6 एलिमेंट। कर लोगे ऐसे? ठीक, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। बस पूरी टेबल नहीं रटनी होती आपको। ऐसे नहीं पूछेगा कि ये +4 6 शो करेगा नहीं करेगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। जो नोटिस करने वाले पॉइंट एग्जामिनर सिर्फ वही पूछता है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद और क्या है? ये लेंथेनोइड की ऑलरेडी कई बार एग्जाम में आ चुकी है, आज तक एक्टिनोइड की नीट में नहीं आई है। और लेंथेनोइड की तो लास्ट टाइम नीट का पेपर 2-3 बार हुआ है 2024 में, तो उनमें से एक बार आ चुका है। ये वाली लाइन आई थी, लास्ट वाली ये लाइन पूछी थी उसने, डायरेक्ट एनसीईआरटी। देखो अभी आपकी कृष्णा बैच की एनसीईआरटी की पीडीएफ है। मैं हमेशा ये बोलता हूं, कृष्णा बैच का जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये लाइन आई थी, द बिहेवियर ऑफ समैरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम, एग्जीक्यूटिंग बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यूरोपियम और समैरियम दोनों क्या करते हैं भाई? ये इनका सिमिलर बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि ये +2 और +3 दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनोइड से कई बार क्वेश्चन आ चुका। मुझे लगता है इस बार आने की उम्मीद है, लेकिन एक्टिनोइड से कुछ चांसेस हो सकते हैं। ठीक, अब देखो, सुमेरियम यूरोपियम दोनों +2 में है, और यहाँ पे ये भी दोनों +2 में है। ठीक, थोलियम और यटरबियम। अब यहाँ पे ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, लेकिन लेंथेनोइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो जब ये +2 से +3 में जाएंगे, क्या करेंगे?
एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो किसका काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो ये चारों किसका काम करते हैं? बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये है आपका सीरियम और ये प्रेसिडियम और ट्रिबियम। ये क्या है? +4 शो कर रहे हैं। तो ये भी जब अपनी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। ठीक, तो ये एक बार बस रीड कर लो, इतना काफी है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन में जो ये लिखा है, ये सारा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा समझा दिया मैंने यहाँ पे जो लिखा है। ठीक, कर लोगे भाई? नेक्स्ट इसके बाद, और ये मैंने आपको लिखवा ही दिया एक्टिनोइड का। अब कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आया? आंसर देखो, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ये 4th ऑप्शन में आंसर इज 4। और अगर आपको याद है तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और मैं ये तो नहीं कहूंगा नीट 2025 में आएगा, बट मैं इतना जरूर लिख देता हूं, इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम आ सकता है एग्जाम में, है ना? चांसेस है इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम नीट 2025 में आने के चांसेस है। मैं बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ नहीं बोलूंगा, और पूछे तो एग्जामिनर अच्छी बात है, मैंने इतना डिटेल में आपको समझाया, आपको याद हो गया होगा। इसको भी लिखना तो लिख लो, इतना सा लिख लिया करो आप, ये रटने वाली चीजें हैं, ये याद करनी पड़ेंगी आपको, है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट बाइवेलेंट यूरोपियम एंड ट्राइवेलेंट सीरियम इज। ये बोल रहा है यूरोपियम का, लिख लो पहले तो आप क्या होता है। यूरोपियम कितना है? 63। यूरोपियम का Z = 63 है, तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट है। इससे पहले जिनोन में 54 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। देन आपका किस में जाएगा? ऐसे लिखते हैं ना, 4f 5d 6s। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6s में जाएगा, देन 4f में जाएगा, देन 5d, और लास्ट में जाता है 6p में। ये ऑर्डर होता है, ये पहले भी बताया मैंने आपको आज। तो देखो 54 यहाँ पे 2 हो गया 56, और फिर इसमें जाएगा 7 हो गया 63। ठीक, तो अब ये बोल रहा है यूरोपियम को +2 में लेके जाओ, तो +2 में जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर मोस्ट सेल के, यानी 6s से जाएगा। तो ये हो गया यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट सीरियम कितना है? सीरियम का कितना है? सीरियम Z = 58। तो आप ऐसे लिख दोगे, जिनोन 4f 5d और 6। 54 तो यहां पे आ गया, 54 यहां आने के बाद क्या होगा? 2 यहां पे आ जाएगा, 6s हो गया। 6s में 2 आ गया, 56, 57, 58। तो अब आप आउटर 3 निकाल दो +3 में लेके जाने के लिए। ठीक, तो 4f1 बन जाएगा। ये देखो +3 में हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है? XCF4F7 और 4F1 दोनों का। तो आंसर इज 1। ऐसे कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक, इजी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। आ सकता है ये भी एग्जाम में, है ना? ठीक, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नीट 2025 लिख लो, इसके ऊपर आ सकता है। ठीक, और फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू acidified solution of dichromate, a deep colored complex of chromic peroxide is formed. ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। देखो Cr2O7 में एसिडिक मीडियम में H2O2 डाल देते हैं तो क्या बनता है? CrO5 बनता है। ये डीप ब्लू कलर देता है, डीप ब्लू कलर देगा। ठीक, तो यहाँ पे CrO5 में क्रोमियम क्या बनता है? बटरफ्लाई। यहाँ पे ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है इसका, और इसमें पेरोक्सी लिंकेज होता है, जिसके कारण यहाँ पे देखो -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -2 +2। तो ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती है? +6 आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर इज 3rd। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हो इसको, क्योंकि बहुत आसान है। ये आपके ना सोल्ट एनालिसिस में भी आएगा एक टेस्ट में। ठीक है, कर लेंगे भाई, इजी क्वेश्चन है। और सोल्ट एनालिसिस के हिसाब से इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन या इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनोन बार्लेट हैड टेकन O2PTF6 एज ए बेस कंपाउंड, दिस इज बिकॉज। देखो भाई, एक नील बार्लेट थे जिन्होंने 1962 में क्या किया? O2PTF6 बनाया था। ठीक, O2PTF6 एक रेड कलर्ड कंपाउंड होता है। तो इन्होंने देखा भाई O2PTF6 जो है ये कैसा है? ये रेड कलर्ड कंपाउंड है। इसका कलर कैसा है? रेड कलर है। तो इस कंपाउंड में जनरली क्या होता है? ये ऐसे है, इसके ऊपर तो माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, यानी एक टाइप से O2 को ऑक्सीडाइज किया गया है O2+ में। ठीक,
तो यहां पे उनको एक नोटिस किया उन्होंने कि O2 की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज सिमिलर टू जिनोन। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इज सिमिलर टू जिनोन। इनमें 3-4 किलो एक मोल के साथ 3-4 यूनिट का डिफरेंस होता है बस। ठीक, वो एनसीईआरटी में लिखा भी है, एक की 1175 होती है, दूसरे की 1171 होती है, इतना सा डिफरेंस है IE ऑफ जिनोन। ठीक, लगभग इनकी सेम होती है। तो अब सेम होने की वजह से क्या होगा, तो यहां पे उनको आइडिया आया कि अगर ये कंपाउंड बन सकता है O2 का PTF6 के साथ, तो जिनोन का भी बन सकता है। और फिर इन्होंने जिनोन के कंपाउंड की डिस्कवरी की थी XCPTF6, जो कि एक रेड कलर्ड कंपाउंड है। कैसा है? रेड कलर्ड कंपाउंड है। इसमें जिनोन +1 में होता है, ये माइनस में। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था। तो अब देखो, बोथ हैव सेम साइज, नहीं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम होती नहीं, बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी, आंसर इज 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके इंट्रोडक्शन में है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसको आपको रिवाइज जरूर करना चाहिए क्योंकि ये एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH bonds is given below. Which of the compound will act as strongest reducing agent? इनमें से सबसे अच्छे reducing agent का काम कौन करेगा? देखो, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा, यानी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, वो इजिली ब्रेक हो जाएगा, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो इनकी एनर्जी के इक्वल इनवर्स हो जाएगा, NH3 से ज्यादा PS3, उससे ज्यादा ASH3, उससे ज्यादा SbS3, ये ऑर्डर आ जाएगा। और ये भी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम बोल सकते हो आप। ठीक, रिवीजन कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाला क्वेश्चन है। ठीक, हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। पिछले का अटेम्प्ट लिखा हमने, पिछले का अटेम्प्ट नहीं लिखा, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा और आपको याद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम, मैच द कंपाउंड गिवन इन 1 विद द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप इन 2। अरे यार, XCF6 ये दे दिया एक तो इसने, ये XCF6 जो होता है ना, ये ऐसे होता है, देखो एक सेकंड, इसका यहां पे है ना, ये एक आ जाता है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, यहां पे एक लोन पेयर आ जाएगा प्लेन में, और ये हो जाएगा sp3d3 डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक तो ये हो गया पहला दो। नेक्स्ट XCO3, ये आसान है, ये sp3 होता है, इसका पिरामिडल शेप होता है, sp3 एंड पिरामिडल। नेक्स्ट वन इज XeOF5, XeOF5, ये क्या है, इसमें एक लोन पेयर भी होता है, तो 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर sp3d2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज XeF4, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के साथ ये sp3d2 हो जाएगा और स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, XeF6 का पहला मैच कर गया, XeO3 का तीसरा मैच कर गया, XeOF4 का ये मैच करेगा आपका चौथा स्क्वायर पिरामिडल, और इसका दूसरा। तो A का 1, B का 3, C का 4, D का 2, आंसर 1। आंसर 1 इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आराम से कर सकते हो। ठीक, ये तो आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सल्फर exhibits valency of 2, 4 and 6 whereas oxygen has 2 valencies due to। देखो, सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये 3s2 3p4। अगर ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो आराम से ये 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ये 3d के ऑर्बिटल यूज करते हुए 2 बॉन्ड के बजाय 4 बॉन्ड, इवन 6 बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक, तो इसके कारण ये क्या करता है,
भाई यहाँ पे इनके कारण तो यहाँ पे तो ओनली H2S बना, लेकिन इनका यूज करते हुए SF4 SF6 भी बना लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम वाटर की ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2s2 2p4 होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है, 2d नहीं है, और नहीं होने के कारण ये ओनली 2 ही वैलेंसी शो करेगा, ये ओनली H2 ही बना पाएगा। तो देखो बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ये रीजन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन सल्फर, बिल्कुल सही बात है, सल्फर में d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। s बिगर एटम है नहीं, s हैज हायर एनर्जी पोटेंशियल, ये भी इसका आंसर नहीं। आंसर इज 2, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका आराम से केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन है और फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। ठीक, ये था आपका 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आयोनिक रेडियाई ऑफ Sb3+, Bi3+ एंड आर्सेनिक 3+ फॉलो द ऑर्डर। देखो भाई यहाँ पे है ना, आपसे क्या पूछा गया है, एक तो आर्सेनिक 3+ और एक Sb3+ और Bi3+, इनके साइज का ऑर्डर पूछा गया है, इनकी आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा गया है। तो बताओ इनकी आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या आएगा। हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे साइज घटता है, तो अगर एटम का साइज घटेगा तो उनके कैटायन का साइज भी घटेगा, तो डाउन द ग्रुप इनका साइज डिक्रीज हो जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर इज आर्सेनिक 3+, उससे कम Sb3+, उससे कम Bi3+, आंसर इज 4। ये आपका इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई ऐसे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो क्या है, कैटालिस्ट दे रखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे प्रोसेस दे रखी है, और मैं कहूंगा ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। लिख लो पहले तो, इस पे नीट 2025 में आएगा, नीट 2025 में आएगा। जहां पे मैंने बोल दिया आएगा, यानी मुझे ज्यादा चांस लग रहे हैं कि इस क्वेश्चन के एज इट इज पूछे जाने के। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको जरूर रिवाइज करना होता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि आजकल आपके एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे लिखा होता है एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड या एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस आजकल बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें क्या है, V2O5 कैटालिस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, हम जानते हैं हैबर उसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज की जाती है H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में, और इसमें SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करने के लिए हम V2O5 को एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो कौन सा मैचिंग करेगा इसके साथ, देखो भाई पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ नहीं ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, तो ये मैच कर गया किसके साथ, R के साथ। सेकंड TiCl4 AlCH3 थ्राइस, देखो ये उसका पार्ट है पॉलीमराइजेशन का। जब हम इथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये इथीन है, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीथीन बन जाएगा। तो इसमें क्या यूज होता है, यहाँ पे TiCl4 प्लस AlCH3 थ्राइस भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो हम इथाइल भी यूज कर लेते हैं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक, तो ये भी सही है। तो ये मैच करेगा किसका, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस नहीं, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन यानी इथीन, तो ये मैच कर गया सेकंड S के साथ। नेक्स्ट है PDCl2, PDCl2 यूज होता है वाकर प्रोसेस में, वाकर प्रोसेस आपने सुनी होगी, वाकर प्रोसेस। ऊपर वाला कौन सा था, ये था आपका पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ठीक, अब वाकर प्रोसेस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नेम रिएक्शन है। ठीक, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PD2+ और कॉपर 2+ साल्ट। किसके सोल्ट लेते हैं, पैलेडियम 2+ या कॉपर 2+, जैसे आप PDCl2 ले सकते हैं या CuCl2 ले सकते हैं। ठीक है भाई, और यहां पे क्या बन जाता है, डायरेक्ट इथीन से ये बन जाएगा आपका एसिड एल्डिहाइड। तो एक इसके साथ मैच करेगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल लिख दिया इसने, इथीन टू इथेनॉल, यहां ई नहीं आएगा, वो सॉरी वाई नहीं आएगा, ई आएगा, इथीन है ना कि इथाइन। इथीन से क्या बनाया हमने, इथीन से बनाया है इथेनॉल, यहां पे भी लिख लो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ये करेक्शन कर देना क्वेश्चन में। नेक्स्ट थर्ड मैच कर गया पी के साथ, निकिल कॉम्प्लेक्सेस, निकिल कॉम्प्लेक्सेस यूज किए जाते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन के लिए यूज किए जाते हैं निकिल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, कर लोगे भाई, ये आपके ऑर्गेनिक में भी आएगा। हालांकि ये सारे जो स्टेटमेंट्स है ये सब कुछ आपके
एनसीईआरटी में है, कहां पे, डी एंड एफ ब्लॉक के लास्ट में दिया गया है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट ईयर भी बोला था क्वेश्चन आ सकता है, तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर तो एग्जामिनर ने नहीं पूछा, इस बार पूछा जा सकता है। और जरूरी नहीं एग्जामिनर ऐसे पूछे, वो ऐसे पूछ सकता है जैसे मैंने रिएक्शन लिख दी, एक कॉलम में रिएक्शन लिख देगा और एक कॉलम में उसके कैटालिस्ट लिख देगा, या ऐसा भी लिख सकता है एक कॉलम में रिएक्शन लिख दी, एक कॉलम में उसका नेम और कैटालिस्ट लिख दिया। ठीक, तो अब देखो 1 का R, 2 का S, 3 का P, 4 का Q, आंसर 1। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। देखो मैंने लिख के दिखाया इसलिए टाइम लगा है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर एग्जामिनर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछो, ताकि हमारे बच्चे जल्दी से इसको सोल्व कर ले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। अरे यार, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की कंपोजिशन क्या होती है, TiCl4 प्लस AlC2H5 थ्राइस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। कौन सा आंसर है, ये रहा आपका सेकंड आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ही नहीं इसमें कुछ भी। ठीक, हो जाएगा भाई। नेक्स्ट 17 के बाद आएगा 18th क्वेश्चन, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनोइड्स देन बाय लैंथेनोइड, द मेन रीजन फॉर दिस इज। देखो भाई, एक्टिनोइड लैंथेनोइड के कंपैरिजन में ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि एक्टिनोइड में 5F और 6D सबसेल में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, जिसके कारण उनके जो 6D के साथ साथ 5F सबसेल के इलेक्ट्रॉन भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब कौन सा आंसर आएगा, देखो ग्रेटर मेटालिक कैरेक्टर नहीं, ये तो रीजन ही नहीं है इसका। नेक्स्ट, मोर एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनोइड, ये भी रीजन नहीं है। मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D ऑर्बिटल देन दैट ऑफ 4F एंड 5D, नहीं उल्टा लिख दिया इसने, ध्यान से पढ़ो। लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D ऑर्बिटल्स देन दैट बिटवीन 4F एंड 5D ऑर्बिटल्स, ये सही है। 4F एंड 5D में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए वहां तो 5D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ केसेस में 4F का पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहाँ पे 6D के साथ साथ 5F के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं ड्यू टू लेसर एनर्जी डिफरेंस। आंसर इज 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ठीक, नीट 2025 लिख सकते हो, ये रिवीजन में आपको रिवाइज करना ही चाहिए। भले ही नीट में पहले भी आ चुका है, लेकिन फिर रिपीट हो सकता है क्वेश्चन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ा, जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। देखो भाई, जो आपके लेंथेनोइड्स होते हैं, लेंथेनोइड का साइज क्या आएगा, लेंथेनोइड के साइज की अगर बात करें ऐसे होता है, क्या होगा, लेंथेनम को लिखो या लिखो, लेंथेनम वैसे है नहीं इसका, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं ही, और तब गदगद दिल हुआ तुम लाजवाब लगते, सब लिख लोगे ऐसे। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज साइज डिक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट यूरोपियम का एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होता है। अगर आयोनिक साइज की बात करें, आयोनिक साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सीरियम 3+ सबसे बड़ा, उससे सब कम प्रोसेडियम, ऐसे घटते जाएंगे। ठीक, लुटेशियम 3+ तक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेसिक नेचर की, बेसिक स्ट्रेंथ। देखो, इन सबसे बड़ा होता है लेंथेनम, लेंथेनम कैटायन सबसे बड़ा होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, LaOH थ्राइस की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर CeOH थ्राइस की उससे कम होगी, PrOH थ्राइस की, और सबसे कम हो जाएगी LuOH थ्राइस की। क्यों? क्योंकि एज साइज ऑफ एज Z इंक्रीज साइज ऑफ लेंथेनाइड कैटायन डिक्रीज, तो उससे क्या होगा, LnOH बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल, इसलिए OH बड़ी मुश्किल से दे पाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो सबसे ज्यादा किसकी आ गई, LaOH थ्राइस। आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। देख लो, पूरा साथ के साथ रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, 2 पॉइंट तो ये भी रिवाइज करा दिए है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड इट्स कलर व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद सॉलिड KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2। देखो, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, MnO2 को जब हम KOH के साथ फ्यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा K2MnO4। क्या बनेगा, K2MnO4। दिस इज डार्क ग्रीन सॉलिड। क्या है ये, इसका कलर कैसा होता है, डार्क ग्रीन। कैसा कलर है, डार्क ग्रीन। ये आपको याद करना है।
तो K2MnO4 बनता है, आंसर इज 2। कर देंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक, ये हो गया आपका। रिएक्शन भी मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखाई थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 पेयर्स ऑक्साइड इज बोथ पेयर ऑफ ऑक्साइड इज बोथ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक कौन सा है? आप जानते हैं Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, ठीक, ये एम्फोटेरिक है, और साथ में V2O5 भी एम्फोटेरिक होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट, एंड ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। वैसे मैं बता देता हूं, पहले ही बता चुका हूं, फिर रिवाइज करा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो CrO, Cr2O3 और CrO3, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछे ये ऑर्डर आएगा, ठीक, क्योंकि ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, और ये आपका एसिडिक होता है, ठीक। और ऐसे ही उनका पूछे V2O3, V2O4 और V2O5, ये बेसिक होता है, ये लेस बेसिक होता है, और ये एम्फोटेरिक है, और ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने लिखा है। बेसिक का पूछे उल्टा कर देना दोनों केस में। ये एनसीईआरटी में अच्छे से समझा गया है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है डी एंड एफ ब्लॉक में, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। लिख सकते हो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन लिख लो, क्योंकि ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन एक बार आ चुका, तो मुश्किल चांस है कि इसी साल पूछा जाए, लेकिन रिवीजन के लिए सही रहेगा, ठीक। ये मैंने पूरा करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 4 successive member of the first series of the transition metals are listed below. For which one of the following of the standard potential value has positive sign? देखो, जो कॉपर 2+ कॉपर का E नोट होता है, that is 0.34 वोल्ट होता है, प्लस 0.34 वोल्ट, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आया। क्यों आया पॉजिटिव आया? रीजन क्या है? ड्यू टू पॉजिटिव वैल्यू, ड्यू टू, बोलो क्या है? ड्यू टू, आपके एनसीईआरटी की लाइन है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ड्यू टू हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखो, ये मैं आपको एक्सप्लेन यहां पे नहीं करूंगा, क्योंकि इसको अगर एक्सप्लेन करूंगा आधा घंटा चाहिए मुझे, और आधा घंटा इतना टाइम मैं नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन में, क्योंकि आपके चाहे कृष्णा बैच है, चाहे रैंकर बैच है, रैंक बूस्टर कोर्स है, वहां पे मैंने बहुत डिटेल से समझा रखा है, वहां से आप रिवाइज कर देना, ठीक। अब मैं आपको एक बार एनसीईआरटी में दिखा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, नीट 2024 में भी एग्जामिनर, सॉरी नीट 2025 में एज इट इज पूछा जाए, ठीक। ये देखना भी आएगा आपका, ये देखो, ये रहा E naught M2 plus M value for copper is positive. What is possible reason for this? Consider its high heat of atomization and low hydration enthalpy. ये इसका रीजन है, मैंने आपको शॉर्ट में लिखवा दिया, ठीक। वैसे लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, तो इंपॉर्टेंट तो है ही एग्जाम के लिए, ये नहीं कह सकते कि इस बार नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन लिख लो, है ना, कुछ भी आ सकता है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जब गिवन होना, वो तो स्टेटमेंट में या सर्सन रीजन में एज इट इज एग्जामिनर पूछ ही सकता है। आंसर इज 3, और ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा है, कृष्णा बैच को किया है, या अच्छे से रैंक बूस्टर कोर्स या रैंकर कोर्स से पढ़ा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट? देखो, स्कैंडियम 3+ में क्या है भाई, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d0 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d0, तो इसका n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। नेक्स्ट टाइटेनियम 3+, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा 3d1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। क्रोमियम 3+ में आर्गन 3d3 आएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe3+, ये होता 3d6 4s2, तो 3 निकाल दो, क्या बच जाएगा? आर्गन 3d5, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? इसी में है, आंसर इज 4। ये आपका फर्स्ट, या ज्यादा टाइम लगे तो आपको लिख के देखना पड़े तो सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये हो गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7। भाई Cr2O7 2- का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये स्ट्रक्चर भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की यहाँ पे क्या होती है, इसकी भी +6 और इसकी भी +6। +6 में होता है, ये बॉन्ड एंगल जरूर याद कर लेना, 126 डिग्री होता है। कितना होता है? 126 डिग्री। यहाँ पे ये और ये और ये इनमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने के कारण ये 6 CRO बॉन्ड लेंथ इक्वलेंट है। बॉन्ड इक्वल है, और 2 CRO सिंगल बॉन्ड इक्वल है। ठीक, सारे बॉन्ड CRO बॉन्ड इक्वल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं कैसे, और एंगल कैसे याद रखता हूं मैं, देखो एक ऑक्सीजन बीच में है, 2 क्रोमियम है, और 6 ये है, 126 ऐसे याद रखता हूं मैं। तो एनसीईआरटी में इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया। आंसर इज 3rd, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, और वो पूछ ले तो आपसे क्रोमेट का स्ट्रक्चर, क्रोमेट ये होता है, ये क्रोमेट होता है। ठीक, और इसमें 3D जीरो है, 3D जीरो है, ये डायमैग्नेटिक है। ठीक, और ये इसमें 4 CRO बॉन्ड इक्वल है, बॉन्ड लेंथ इक्वल है। ठीक, और ये भी 3D, इसमें क्रोमियम +6 में है, +6 में 3D जीरो होगा, दोनों 3D जीरो होते हैं। लेकिन फिर भी ये कलर शो क्यों करते हैं, K2Cr27 या KCRO वगैरह, CRO4 वगैरह, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। अब ये बोल रहा है कि ये आपको कैटायन दे रखे हैं, और यहाँ पे इनका वो पूछा न्यू आप जानते हो n × n+2 अंडर द रूट होता है। ठीक, अब कोबाल्ट 3+ होगा 3D6, यानी इसमें 3D6 4s0, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 की वैल्यू पुट करो वहां पे, तो इसका न्यू आ जाएगा 4 × 24 अंडर द रूट। नेक्स्ट क्रोमियम 3+, ये होता है 3D3, ये होगा 3D3 4s0, n = 3 पुट कर दो, न्यू = अंडर द रूट 15 बोर मैग्नेटोन। ये सारे मैं बोर मैग्नेटोन में लिख रहा हूं। Fe3+ में 3D5 4s0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, न्यू = 5 × 7 आ जाएगा, अंडर रूट 35। फिर है निकिल 2+, इसमें होता है 3D8 4s0, n = कितना आएगा, 3D8 में 2 ही आएगा, 2 × 2 + 2, न्यू = अंडर द रूट 8। तो अब मैच कर दो, इसका D का तो 1 आ गया, और C का 2 आ गया, B का क्रोमियम का कितना है, √15, ये आ गया 5, और A का आ गया 24 यानी 4, A का 4, B का 5, C का 2, D का 1। आंसर इज 1। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगेगा, तो आप इसको सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे। इजी क्वेश्चन है वैसे, है ना। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आए, काफी टाइम हो गया, आ सकता है नीट एग्जाम में, ऐसे मैच द कॉलम, है ना, आ सकता है, नीट में आ सकता है, लिख देता हूं। और नीट में आ जाए और वो Fe3+ की जगह Mn2+ लिख दे तो मुझे गाली मत देना, सिमिलर क्वेश्चन की बात हो रही है ना। आ सकता है, इस पैटर्न का आ सकता है, इसका मतलब ये समझो। ठीक है, काफी टाइम से नहीं आया इस पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ जिनोन हैज पिरामिडल ज्योमेट्री। भाई XCF2, ये तो प्लेनर हो गया, ये देखो, ये तो प्लेनर नहीं, लीनियर हो गया। नेक्स्ट XCF4, ये देखो, ये स्क्वायर प्लेनर है। नेक्स्ट XCOF4, ये आपका क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। लो, बार बार रिपीट हो रहा है। तो XCO3, ये आपका पिरामिडल है। कौन सा आंसर आ गया, 4। अब आपको एक डाउट आया होगा, सर इसने पिरामिडल ज्योमेट्री पूछी है लेकिन आप तो सेप बता रहे हो। देखो, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में आपको ये नहीं सोचना कि ये तो बोनस जाएगा, ये जाएगा। अब उसने पिरामिडल ज्योमेट्री लिख ही दिया, तो ज्योमेट्री तो किसी की भी पिरामिडल नहीं है, साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सेप की ही बात कर रहा है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वैसे ज्योमेट्री नहीं है ये, ज्योमेट्री तो जैसे इसकी देखोगे, इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसकी ऑक्टाहेड्रल है, इसकी भी ऑक्टाहेड्रल है, इसकी टेट्राहेड्रल है। ये सेप लिख रखे हैं, उसको पिरामिडल सेप पूछना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कई जगह सेप की जगह ज्योमेट्री लिख रखा है, तो क्वेश्चन में यूज कर देता, तो आपको ऐसे ही कंसीडर करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
27 द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ट्रू अबाउट फ्लोरीन इज मोस्ट ऑफ इट्स रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। बहुत सही है भाई, फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, ये भी सही है क्योंकि ये ओनली HOF बनाता है। ठीक, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी सही है। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं, अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें सबसे ज्यादा होती है Cl2 की, उससे कम Br2 की, उससे कम F2 की और सबसे कम I2 की। ऐसा क्यों? FF में, फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण, लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण क्या है, इसकी बॉन्ड एनर्जी घट जाती है और ये Cl2 और Br2 से पीछे चला जाता है। आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। ये आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन की चीजें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है, हैलोजेंस रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑर्डर क्या आएगा? फ्लोरीन से कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा? आंसर इज 1। कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये वाला देखो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आएगा। लिखो, ऐसा क्वेश्चन नीट 2025 में आएगा। इस पैटर्न क्वेश्चन पक्का आएगा पी ब्लॉक से। ठीक, जो भी आएगा सारे क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के थ्रू करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो क्या लिखा है, F2Cl2 Br2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रॉन्ग है। अरे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैंने अभी तो बताया आपको, सबसे ज्यादा Cl2 की, उससे कम Br2, उससे कम F2 की होती है और सबसे कम I2 की। इसका रीजन क्या है? लोन पेयर रिपल्सन, जिसके कारण क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी घट जाती है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती है, सही बात है। नेक्स्ट एसिडिक प्रॉपर्टी, डाउन द ग्रुप, जैसे देखो HI में, जैसे यहां पे ना HF से नीचे HCl HBr HI, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है भाई? साइज बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी, इजीली H+ देगा, इजीली H+ देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी सही है। आंसर इज 1। इनकरेक्ट पूछा था, नॉट ट्रू पूछा था। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, ऐसा आ सकता है इस पैटर्न का क्वेश्चन, है ना? कर लेंगे भाई। ठीक है, लिख लो इसमें अगर कुछ लिखना तो, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये भी आ सकता है डायरेक्ट। लिखो फास्ट। नेक्स्ट है भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। देखो HClO, HClO, HClO2, ये ऑक्सो एसिड्स है क्लोरीन के, HClO3, HClO4। तो ऑक्सो एसिड्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे सेंट्रल आइटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? 4th वाला। आंसर 4। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, आराम से सबने कर लिया हुआ क्योंकि पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज SOS लिंकेज इन इट्स स्ट्रक्चर। पहला है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है? ये होता है आपका परऑक्सी लिंकेज। ठीक, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये है आपका। थर्ड इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, हम 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मोल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे या 2 मोल बोल दो, और उसको हीट कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो हीट करने पे वहां से पानी निकल जाएगा। पानी कैसे निकलेगा? ये ऐसे पानी निकल जाएगा यहां से, और जैसे ही ये पानी निकलेगा क्या बनेगा? बीच में ये ऑक्सीजन के साथ लिंक आ जाएगा दोनों एसिड का, ऐसे। दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। हीट करने से पानी निकल गया। नेक्स्ट 4th इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड इज वेरी इजी, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। तो उसने SOS लिंकेज पूछा है, वो 3rd में होगा। आंसर इज 3। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का या सेकंड अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 असर्शन है H3PO2 हैज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बट H3PO4 डज नॉट। देखो फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड होते हैं, अगर किसी में pH लिंकेज है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे इसमें pH लिंक है, pH बॉन्ड है, तो ये किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन H3PO3 में अगर आप देखें, इसमें कोई
इसमें कोई आपका पीएच लिंक नहीं है, पीएच बॉन्ड नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड नहीं है। ठीक, तो असर्शन क्या है, H3PO2 हैज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। रीजन POH बॉन्ड प्रेजेंट इन H3PO4, ये भी सही है, बट इट डजंट एक्सप्लेन व्हाई H3PO2 हैज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सो रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन, डजंट एक्सप्लेन असर्शन। आंसर कौन सा आएगा इसका, सेकंड वाला आ जाएगा। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर सेकंड। ये आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच इज करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी फॉर H2E। देखो एज डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा, ठीक, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज होती है, हाइड्राइड्स की डिक्रीज होगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा H2O की, उससे कम H2S, उससे कम H2SE, उससे कम H2TE, और अगर वो भी लिखा है H2PO वो भी लिख सकते हो। सिमिलरली आप लिख सकते हो NH3, PS3, ASS3 और SBS3, BiS3, also for CH4, SiH4, SeH4, GE, सॉरी कहे सीधा G, सुनो बरू, SnH4, PbH4, also for HF, HCl, HBr, HI। एंड रिड्यूसिंग करेक्टर अगर आपसे पूछ ले, रिड्यूसिंग करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अब कोई भी क्वेश्चन इन दो पैटर्न पे आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, उल्टा ऑर्डर कर दो इनका तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा रहा, थर्मल स्टेबिलिटी का फोर्थ वाला। आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम में आ सकता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में टेबल में डेटा गिवन है। ठीक, एनसीईआरटी में है और फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच फॉस्फोरस एग्जिबिट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। देखो ये है आपका H3PO3, इसमें इसकी x मान लो, ठीक, और बाकी 3 × +1 + x + 3 × -2 ओवरऑल 0। तो कितनी आ गई, x = +3 आ गया यहाँ पे। तो H3PO2 में फिर इसकी x मानो 3 × +1 + x + 2 × -2 ओवरऑल 0, तो x = +1 आ जाएगी। आंसर इज 2। ऐसे ही बाकी की भी आप चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट नहीं तो आप सेकंड अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आसान ही क्वेश्चन है। ठीक, पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसकी भी अगर करनी है H4P2O5, 4 × +1 और फास्फोरस की x 2 × x + 5 × -2 ओवरऑल 0, तो आ गया -6, -6 को 2 से डिवाइड करोगे तो उधर जाके +3 हो जाएगा। नेक्स्ट H3PO4 में 3 × +1 + x + 4 × -2 ओवरऑल 0, x = +5। आंसर इज 2 आ गया। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन 35, नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 whereas other heavier elements of the group show higher कोवेलेंसी। देखो भाई नाइट्रोजन के पास क्या है, 2s और 2p सब सेल ओनली, इसलिए मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके पास क्या है, सिर्फ 4 वैलेंस ऑर्बिटल है। कितने, 4 वैलेंस और सेल ऑर्बिटल है, और 4 वैलेंस सेल ऑर्बिटल है तो इससे ज्यादा बॉन्ड ये नहीं बना सकता। बाकी फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, इनके पास क्या है, NS, NP और ND, ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसके कारण ये 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं, इट हैज स्मॉल साइज, इट हैज ओनली 4 ऑर्बिटल अवेलेबल इन वैलेंस सेल। आंसर इज 3rd, क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन कर सकते हैं भाई आप ऐसे। ठीक,
तो ये हो गए आपके सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में हमेशा एक ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ा जरूर करो, क्योंकि हो सकता है भाई ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको मिल जाए जो आप 10 में कवर कर सकते हैं। फिर 15 में से 10 ही करने हैं, 10 के 10 ठीक करने की कोशिश करो। एक बार एटलीस्ट सारे क्वेश्चन को पढ़ो जरूर। थोड़ा सा भी किसी में डाउट है उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उसको स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाओ। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 36 से। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। Which of the following is not the characteristic property of interstitial compound? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस बार जब आपको पढ़ाया था क्लास नोट्स में बोला था आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। मुझे लगता है ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन एक इस बार 101% आएगा आपके नीट 2025 में। ठीक, डी एंड एफ ब्लॉक से। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल। बिल्कुल सही है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक, ये मेटल की जो मेटालिक कंडक्टिविटी है उसको रिटेन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ये केमिकली ये इनर्ट होते हैं। और ये लिख रहा है केमिकली वेरी रिएक्टिव, तो ये रॉन्ग हो गया। क्या होते हैं ये? इनर्ट होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज, आंसर इज 4। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है। कर लेंगे भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो यहां पे ये 4 स्टेटमेंट लिखी है और आपसे ये पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये प्योर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन। रिवीजन तो आपको एक बार जरूर करना चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए या इनमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। तो अब सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन TiX4, VF5 एंड CrF6। बिल्कुल सही है। टाइटेनियम के जो टेट्रा हैलाइड बनते हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे, जो कि टाइटेनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी अदर एलिमेंट जो जैसे वेनेडियम और क्रोमियम, ये फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, वेनेडियम की +5 और क्रोमियम की +6। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखी है, मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट +7 स्टेट फॉर Mn is not represented in simple halides but MnO3F is known। देखो आपने कभी भी है ना ऐसे MnX7 टाइप हैलाइड नहीं देखा होगा, ये ऐसे हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कभी आपने MnF7 नहीं देखा होगा, MnCl7, MnBr7 एटसेट्रा ये नहीं देखे होंगे। लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये फ्लोरीन के साथ MnF4 में शो करता है। यहाँ पे Mn किस में है? +4 में है। लेकिन Mn की तो हाईएस्ट क्या होती है? बोलो +7 होती है, जो किसके साथ बनाएगा? MnO3F में बनाएगा। और MnO3F ये क्या है आपका? ओक्जा हैलाइड, ओक्जा फ्लोराइड, ना के हैलाइड। ये ओक्जा फ्लोराइड है, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन Mn देखो फ्लोरीन के साथ तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा डायरेक्टली, वो हालांकि वो ओक्जा फ्लोराइड में जरूर कर रहा है, बट ऑक्सीजन के साथ ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो करता है इन केस ऑफ Mn2O7। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे क्या करता है? स्टेबल D-π-p-π बॉन्ड बनाता है, ड्यू टू D-π-p-π बॉन्ड, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड भी लिख सकते हो या D-π-p-π बॉन्ड लिख लो। ठीक, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड, ठीक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ऑक्सीजन Mn के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा Mn की। समझ आ? तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, फ्लोराइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर अनस्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे VF2 वगैरह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये फ्लोराइड्स नहीं बनाता है, तो ये सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक, नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू आइदर हाई लैटिस एनर्जी और हायर बॉन्ड एंथैल्पी। वो बोल रहा है फ्लोरीन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है उसके 2 रीजन है। एक तो क्या है? हायर लैटिस एनर्जी और हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम इनका एग्जांपल लें VF5 एंड CrF6, अब यहां पे ये स्टेबल कंपाउंड है। ये फ्लोरीन ने क्या कर रखा है? इनको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर रखा है। कैसे भाई? ये Cr+6 है और ये F- है। ठीक, अब देखो एक तो यहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी ड्यू टू लिख लो, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी लिख लो। ठीक, ऐसा क्यों? देखो अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें, लैटिस एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर कैटायन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसमें चार्ज ज्यादा होगा, और चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। दूसरा, इनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। क्यों? क्रोमियम जब +6 में होगा, क्रोमियम जब +6 में होगा तो यहां पे क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 4, आंसर इज 4। और ये आपका फर्स्ट नहीं तो मैं कहूंगा सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है और चारों थोड़ी सी टिपिकल स्टेटमेंट है। आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे, या आपने बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज कराया तब तो आप इस क्वेश्चन को आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन बनाता हूं वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से देता हूं, ताकि एनसीईआरटी जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये रहा, ये आ गए हाइलाइट्स। अब पढ़ो, इस पूरे पैसेज से क्वेश्चन बना के दे दिया आपको, रटने वाला पैसेज है। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो इससे ये वाला, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर आर अचीव्ड इन TiX फॉर टेट्राहैलाइड्स VF5 एंड CrF6। ये आपका पहला स्टेटमेंट था, याद आया आपको? दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखो, द +7 स्टेट फॉर Mn इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड बट MnO3F इज नोन। ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट थी अगर आपको याद हो। नेक्स्ट इसके बाद बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ए ट्राइहैलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3। अगर आप टेबल में देखें Mn के बाद देखो यहां पे है ना कोई ट्राइहैलाइड नहीं बना रहा, बस एक तो Fe बना रहा है और एक COF3 बन रहा है। कोबाल्ट का भी एक बन रहा है, कौन सा? फ्लोराइड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। बाकी सारे क्या बना रहे हैं? मोनोहैलाइड या डाइहैलाइड बना रहे हैं। फिर इसके बाद एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू either higher lattice energy as in case of COF3 or higher bond enthalpy for the higher covalent compounds। ये भी यहां पे लिखा है, ये मैंने आपको जो समझाया था। ठीक, किसका एग्जांपल लेके? VF5 और CrF6 का एग्जांपल लेके। ये भी बहुत सही है। ठीक, ये थर्ड पता नहीं फोर्थ स्टेटमेंट जो भी आपकी थी, है ना? नेक्स्ट थर्ड नहीं है, फोर्थ हो गया आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट देखो, although V+5 is represented only by VF5, the other halide however undergoes hydrolysis to give oxohalides। देखो वेनेडियम में क्या है, ये VF5 बनाएगा, और अगर अदर VaCl5 वगैरह बना भी लिए तो क्या बोल रहा है, वो उनका इजिली हाइड्रोलिसिस हो जाता है और वो ऑक्साहैलाइड बना लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर इनएबिलिटी टू इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जो फ्लोराइड्स है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होते। जैसे वेनेडियम में VF2 एग्जिस्ट नहीं करता, VF2 नहीं बनेगा, VCl2, VBr2 और VI2 बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये बोल रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, एंड द सेम अप्लाइज टू CuX ऑन द अदर हैंड ऑल। अच्छा, ये बोल रहा कि CuX में भी सेम चीज एप्लीकेबल है, यानी CuX में क्या होगा, CuCl बनेगा, CuBr बनेगा, CuI बनेगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में CuF नहीं बनेगा। वैसे ही वेनेडियम में VF2 नहीं बनता है। ठीक, अब यहां आ जाओ, on the other hand Cu2 halides are known except the iodide, in this case Cu2 plus oxidized iodide into I2। बोल रहा है कि Cu2 plus में फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड तो एग्जिस्ट करता है बट आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या है? देखो भाई होता क्या है, कॉपर +2 अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और वहीं अगर हम बात करें I- होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर देगा और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या हो जाएगा, कॉपर 2 से Cu2 प्लस जो है, यहां पे अगर आप लिख दो CuI2 तो ये किस में चला जाएगा, CuI प्लस I2 में। ठीक, यहाँ पे कॉपर +1 में चला गया और आयोडीन -1 से 0 में चला गया, और बैलेंस रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक, ये लिख रखी जो इसने, ये लिख रखी आपके सामने। ठीक, और जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, however many copper 1 compounds are unstable in aqueous medium and undergoes disproportionation. The stability of copper 2 plus aqueous rather than copper plus is due to the more negative hydration enthalpy of copper 2 plus than copper +1, which more than compensate for the second ionization enthalpy। बोल रहा है कॉपर +2 में ज्यादा स्टेबल होता है एक्वस मीडियम में कॉपर +1 से। हालांकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ी,
बट फिर भी ये ज्यादा स्टेबल क्यों हो रहा है एक्वस मीडियम में? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलरेडी नीट में आ चुका है, बट फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। इसके अलावा नीचे के पॉइंट्स आप पढ़ लेना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। एक ये हाईलाइट जो मैंने कर रखा है ये आप पढ़ सकते हो, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन, thus the highest Mn fluoride is MnF4, whereas the highest oxide is Mn2O7. The ability of oxygen to form multiple bond to metals explain its superiority. तो ऑक्सीजन की क्या खास बात है? वो मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। जैसे इनकोवलेंट ऑक्साइड Mn2O7, ईच Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन इंक्लूडिंग MnO Mn ब्रिज। इसमें होता क्या है, ऐसे बन जाता है ये मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये ऐसे बन जाता है MnO Mn, और यहां पे ये 3 ऑक्सीजन ऐसे रहेंगे, ठीक। ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बनने के कारण ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये लिखा हुआ है, तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। तो अब रटने वाला कुछ नहीं बचा, जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी बिल्कुल अगर डेप्थ में जाएगा एग्जामिनर फिर तो चाहे कुछ भी पूछता रहे। एक बार ये टेबल देख लेना। इस टेबल में मतलब क्या है, देखो जैसे ये बना रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे जहां पे एक्स आ रहा ना उसमें चारों एग्जिस्ट करेंगे, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, और जहां पे X1 लिखा है वहां पे आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड एग्जिस्ट करेगा। जहां पे X2 लिख रखा वहां पे फ्लोराइड ब्रोमाइड एग्जिस्ट करेगा। जहां पे X3 लिख रखा वहां पे फ्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अब टाइटेनियम में अगर आप देखो +4 में चारों एग्जिस्ट करेंगे, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, और +3 में भी चारों एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन +2 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे TiF2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी तीनों एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली वेनेडियम +5 में ओनली VF5 बनाएगा। +4 में क्या करेगा, ये आयोडाइड नहीं बनाएगा, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड बनाएगा। X3 में तीनों बनाएगा, और X2 में ये क्या करेगा, X2 में है ना वैसे तो चारों बनाएगा, लेकिन VF2 ज्यादा स्टेबल नहीं होता, जैसा कि उसने दिखा रखा है कि क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड बनेंगे, ठीक। समझा? नेक्स्ट ऐसे ही देखना इसको, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना समझाया उतना आएगा, ठीक। जो ये मैंने लाइनें पढ़ाई ना आपको, या जो अपना क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है बस। एक तो अपने क्वेश्चन की 4 लाइन, ठीक। बाकी ये वाला पार्ट, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, और नीचे एक बार ये वाला पार्ट पढ़ लेना। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक। कहीं इसको रटने लग जाओ, कुछ बच्चे ना एक एक चीज को रटने लग जाते हैं। भाई अब पता चला आपने रट तो लिया, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, फिर टाइम ही तो वेस्ट हुआ। तो पूरा रटने की बजाय बेटर है हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करें। बस कुछ लिखना तो लिख लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। A purple compound of manganese decompose on heating to give manganese compound YZ and evolve oxygen gas। देखो KMnO4 है, इसको हीट करते हैं, हीट करने पे क्या करेगा, ये K2MnO4 बना लेगा, प्लस MnO2 बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन गैस। ये पर्पल कलर का कंपाउंड है, ठीक। ये X हो गया आपका, ये Y हो गया, ये डार्क ग्रीन होता है, ठीक, और वो Z हो जाएगा। तो देख लो अब XYZ क्या है, XYZ पहले ऑप्शन में आपको मिल गया। आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार कर लेंगे अच्छा होगा, ठीक। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हो जाएगा ना। क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के बाहर में पूछता ही नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। सिंपल सी बात है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड पर बनेंगे, ठीक। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी एक क्वेश्चन में हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस बार इंटरस्टिशियल कंपाउंड या कैटलिस्ट से क्वेश्चन नीट 2025 में D&F ब्लॉक से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 4 successive members of the first row transition element are listed below with their atomic numbers. Which one of them is expected to have highest third ionization energy? ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। देख लो, तीसरा जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, तो उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो लिखो, वेनेडियम क्या होता है, 3d3 4s2। वेनेडियम के बाद है क्रोमियम। अब क्रोमियम क्या होता है, 3d5 4s1। फिर इसके बाद आयरन, आयरन क्या है, ये होता है आपका 3d6 4s2। और Mn क्या है, 3d5 4s2। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई। सबसे पहले वेनेडियम 2+ लिख लो, क्रोमियम 2+ लिखो,
ठीक, आयरन 2+ और Mn2+, देख लो कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये हो गया 3d3, ये हो गया 3d4 और ये बचेगा 3d6 और ये बचेगा 3d5। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो इसकी IE3 क्या हो जाएगी, Mn+3 में लेके जाने के लिए ये हाईएस्ट हो जाएगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और Fe2+ में से जब निकालेंगे इसकी लो हो जाएगी। इसकी लो क्यों हो जाएगी, IE3 इसकी लो होती है, क्यों, क्योंकि Fe+3 में 3d5 ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। आंसर 4, आंसर 4 ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में है। गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, नीट एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है। ठीक, नीट 2025, ठीक, नीट 2025 एग्जाम में आ सकता है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन अगर आता है तो ठीक, बाकी सब आप आराम से कर ही सकते हो। कभी भी आपसे ना कॉन्फ़िगरेशन ये पूछे कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसी कम होगी, जैसे इसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है उसने कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो आप क्या करो, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी 2 ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो डाइवेलेंट कैटायन बनेगा, जिसका डाइवेलेंट कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। अब एक तो ये हो गया थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी। एक कई बार ये भी पूछता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, तो उस केस में करना तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाओ, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी वाला होगा, यानी उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि थर्ड 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, जैसे Fe2+ से Fe+3 में ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, Fe3+ में 3d5, तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसे करते हैं, समझ आ गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, असर्शन रीजन SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी। बिल्कुल सही है, SF6 को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि SF6 में जो 6 फ्लोरीन एटम होते हैं ये सराउंडेड होते हैं किसके, ये मतलब ये क्या करते हैं, स्टेरिकली क्राउडेड होते हैं, तो यहां पे जब वाटर मॉलिक्यूल आता है इसका इजीली हाइड्रेशन नहीं हो पाता है, जबकि SF4 को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक, 6 फ्लोरीन एटम इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2O ऑन सल्फर एटम ऑफ SF6। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन एक्सप्लेन असर्शन। ठीक, आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये आराम से फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग में आपको मैंने करवा रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अरेंज द फॉलोइंग इन एसिडिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने में क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे भाई उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड एनर्जी घटेगी, इजीली ये बॉन्ड टूटेगा और H+ देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो HF से ज्यादा HCl की, HCl से ज्यादा HBr की, HBr से ज्यादा HI की एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर इज 2। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। लेकिन एक बात बताऊं, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का लिखा आपने, अगर इसकी यही एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka वैल्यू का एनसीईआरटी में इनकी पीके वैल्यू भी दे रखी है, तो पीके वैल्यू का ऑर्डर पूछ लिया तो उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की टेबल में दे रखी है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, तो आंसर इसका क्या था अपना, आंसर तो इसका वही आ जाएगा, सेकंड कर लेंगे भाई। नेक्स्ट इसके बाद 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसिन। टेनेसिन है, टेनेसिन क्या है, रेडियोएक्टिव सिंथेटिक एलिमेंट। सिंथेटिक यानी मैनमेड और रेडियोएक्टिव मतलब ये रेडियोएक्टिविटी शो करता है। आंसर 4 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे इजी क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आते हैं तो केयर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको कवर कराऊंगा, मैं पहले ही आपको प्रॉमिस कर चुका हूं। नेक्स्ट 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, देखो ये NH3, ये PH3, ये SH3, ये SbH3 और ये BiH3, तो क्या होगा भाई, इनमें सब में क्या है, सारे sp3 हाइब्रिडाइज है, सबके पास एक लोन पेयर है, सो एज
एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ये मैं आपको ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में कई बार सिखा चुका हूं, तो ऑर्डर ये आ जाएगा। तो क्या पूछा उसने, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल अमोनिया का हो जाएगा आंसर टू। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, चिले सोल्ट पीटर इज, भाई चिले सोल्ट पीटर क्या होता है? चिले सोल्ट पीटर होता है NaNO3, NaNO3। और KNO3 क्या होता है? KNO3 क्या होता है? इट इज कॉल्ड इंडियन सोल्ट पीटर, इंडियन सोल्ट पीटर। स्पेलिंग सही कर लेना, ये ऐसे है। आंसर इज टू क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू लेंथेनॉन्स, लेंथेनॉन्स बोल देते हैं या लेंथेनॉइड बोल दो, इज इनकरेक्ट पूछा है। यूरोपियम सोज प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पहले ही हम देख चुके हैं, यूरोपियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिल्कुल सही है। द बेसिसिटी डिक्रीजेस एज आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम Pr टू लुटेशियम, बिल्कुल सही है। भाई देखो, आपको बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने बताया था, CeOH ट्वाइस की सबसे ज्यादा है, उससे कम PrOH थ्राइस की, और ऐसे इनके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर घटता जाएगा, पहले ही हम कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऑल द लेंथेनन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, हम ये नहीं कहेंगे एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, नेक्स्ट, सीरियम +4 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, बिल्कुल सही है, ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी, ये भी याद कर लो, ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी। कभी अगर असर्शन रीजन में आए ना, ये भी याद कर लो। भाई सीरियम +4 से किस में जाएगा? सीरियम +4 है तो +4 से एक इलेक्ट्रॉन लेके सीरियम +3 अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो रिएक्टिविटी कम होगी तो एनालिसिस आसान हो जाएगा, इसलिए इसको यूज किया जाता है किसमें? एनालिसिस में। आंसर इज 3, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, और इसको भी आप आराम से फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते थे। इसमें कुछ लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, K2Cr27 इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ये मैं आपको सोल्ट एनालिसिस में कराऊंगा। अभी बस इस लाइन को पढ़ लो क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, बस रीड कर दो और छोड़ दो, बाकी सारी चीजें मैं सोल्ट एनालिसिस में सिखाऊंगा। नेक्स्ट, इट हैज ए गुड सोल्युबिलिटी इन वाटर, ये सही नहीं है। इसमें असर्शन तो ठीक है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, लेकिन इसकी सोल्युबिलिटी वाटर में अच्छी नहीं होती क्योंकि ये क्रिस्टल्स बनाता है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सोल्युबिलिटी की अगर बात करें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, Na2Cr27 की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, Na2Cr27 की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि Na2Cr27 भी कुछ कुछ क्रिस्टल बनाएगा, ठीक, लेकिन ज्यादा क्रिस्टल ये बनाएगा, ठीक, K2Cr27 एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये क्या है, वाटर में ये इसकी अच्छी सोल्युबिलिटी नहीं होती, तो असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, आंसर इज 3rd, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ऐसे असर्शन रीजन आ जाए या 1-2 स्टेटमेंट लिख के आपको पूछ ले तो इजीली बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर क्या होता है ये याद कर लेना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में D&F ब्लॉक के एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे लिखा है, ये होता है कॉपर, जिंक एंड निकिल की अलॉय। किसकी अलॉय है? कॉपर, जिंक एंड निकिल। तो क्या आ जाएगा आंसर? कॉपर, जिंक एंड निकिल। आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या जाएगा? सेकंड। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में है ना, ये भी एनसीईआरटी में है, इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको पीरियोडिक टेबल के टेस्ट में पूछ चुका हूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और हाफनियम की, जिरकोनियम और हाफनियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो सेम होने लग जाता है। ये है आपकी रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक, ड्यू टू एटॉमिक एज वेल एज आयनिक। एटॉमिक भी इनकी सिमिलर होती है और आयोनिक भी बिल्कुल सिमिलर होती है, ड्यू टू लेंथेनॉइड
कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो HF है उसका साइज स्मॉल हो जाता है, लाइक जिरकोनियम। जिरकोनियम की तरह छोटा हो जाता है। जिरकोनियम तो ऑलरेडी छोटा है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 40 है, ये इससे ऊपर वाले पीरियड में आता है। हैफनियम नीचे आता है, लेकिन हैफनियम में से पहले क्या है भाई, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4f सब सेल में, जिसका शिल्डिंग कम होता है। शिल्डिंग कम होने के कारण क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उससे क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाता है। आंसर थर्ड है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, पहले ऑलरेडी नीट एग्जाम में आ चुका है, लेकिन मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है भाई, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड इज एस्क्राइब्ड मेनली टू, क्यों, ड्यू टू, एक तो इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और दूसरा ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। तो क्या आंसर आएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं, देयर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं, द एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सही है, देयर केमिकल रिएक्टिविटी नहीं। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे भाई आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो चीजें आपको याद करनी होती है, रटनी होती है, वो भी मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब मैंने बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छे से पसंद आया होगा, और जो भी आपके पी ब्लॉक या डी एंड एफ ब्लॉक के एनसीईआरटी के डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मिस्टेक्स मैंने आपको लिखवाई है, एग्जाम तक इनको बार बार अच्छे से रिवाइज करना है, और आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। आपको केयर टेस्ट सीरीज के एक एक टेस्ट को, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, सबको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने के बाद इनकी मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप इतना करेंगे, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं होगी, और केमिस्ट्री में आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। जिन बच्चों ने केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।